तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। तो अभी तक हम लोगों ने लास्ट जो रिसोर्सेस देखे थे उसमें सॉइल रिसोर्स और अलग अलग टाइप के आपने रिसोर्सेस देखे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है और वो एज ए रिसोर्स कैसे काम करता है हमारे लिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक है फ्लोरा एंड फ्यूना इन इंडिया। फ्लोरा का मतलब होता है फ्लावर से रिलेटेड चीजें और फ्यूना का मतलब होता है इंसानों से रिलेटेड चीजें, या फिर कह सकते हो कि फ्लोरा मीन्स दी प्लांट्स, एनिमल, प्लांट्स टाइप थिंग्स। ओके, सो बॉटनी जो है वो फ्लोरा में कंसिडर होती है और जूलॉजी जो है वो फ्यूना में कंसिडर होती है। फ्लोरा से आप पेड़ों के बारे में जानते हो और फ्यूना से आपको पता चलता है कि किस तरह के एनिमल्स अवेलेबल है इंडिया में। ठीक है, तो बहुत अलग अलग तरह के डाइवर्सिटी है इंडिया में, बहुत अलग अलग तरह से फ्लोरा और फ्यूना पाए जाते हैं, यानी पेड़ और पौधे पाए जाते हैं और जानवर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो डाइवर्सिटी आपको वहाँ पे पता है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत अलग तरह की चीज़ है, यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें पाई जाती है। जैसे नॉर्थ साइड में हिमाचल प्रदेश है तो साउथ साइड में केरला है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी तो पाई जाने वाली है क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है और जो हमारा केरला साइड है वो हमारा पूरी तरह से कोस्टल एरिया है। उसके बाद अगर हम इस साइड में जाते हैं तो इस साइड में हमको गंगा नदी और बाकी चीजें देखने मिलती है, तो उपजाऊ जमीन है वहां पे। और अगर वेस्ट साइड में जाते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, तो डेजर्ट, सहारा मरुस्थल, रेगिस्तान का। तो इस तरह की बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से इंडिया बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है फ्लोरा और फ्यूना के मामले में। अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और अलग अलग वनस्पति पाई जाती है इंडिया में। ठीक है, तो फॉरेस्ट एज वाइल्ड लाइफ, सॉरी, हाँ, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स क्या है, कैसा है, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्सेस, IUCN ने, ठीक है, उसके हिसाब से IUCN के हिसाब से 5 टाइप के स्पीसीज थे और अब उन्होंने उसमें और एक स्पीसीज ऐड कर लिया है, उसको टोटल मिला के 6 स्पीसीज में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि एंडेग्रेड स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, वेनरेबल स्पीसीज और नॉर्मल स्पीसीज। तो इस तरह के अलग अलग टाइप के स्पीसीज पाए जाते हैं इंडिया में अकॉर्डिंग टू IUCN। ठीक है, तो ये सब 6 टाइप के स्पीसीज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज whose population level is considered to be normal for the survival, such as cattle, seal, peen और रेंडल। तो ये जो टाइप के जो पेड़ है, पौधे है, देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने सैल का पौधे का एक ये एग्जांपल दिया है कि सैल जो है वो एक ऐसा पौधा है जो नॉर्मल स्पीसीज में आता है। नॉर्मल स्पीसीज यानी वो जिनको कोई खतरा नहीं है, जो नॉर्मली अवेलेबल है, यानी कि वो जितना चाहिए उतना पृथ्वी पे है, इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो खतरे में नहीं है। तो इस तरह के स्पीसीज को नॉर्मल स्पीसीज कहेंगे। और नॉर्मल स्पीसीज उनको भी कहेंगे द स्पीसीज विच आर अवेलेबल एवरीवेयर और वेरी इजीली। ठीक है, या तो वो बहुत इजीली मिल जाए कहीं पे भी या फिर हर जगह मिल जाए, तो इसे कहेंगे हम लोग नॉर्मल स्पीसीज। ठीक है, तो तुलसी का पौधा हो गया, उसके बाद पीपल का पेड़ हो गया, जाम का पेड़ हो गया, जामुन हो गया, बेर हो गया, तो ये इंडिया में या फिर कहो कि महाराष्ट्र रीजन में क्या है, नॉर्मल स्पीसीज में आएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे साल का दिया हुआ है। दूसरा है एंडेग्रेड स्पीसीज। ठीक है, दिस स्पीसीज आर द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्ट। मतलब कुछ स्पीसीज है जो कि खतरे में है कि वो खत्म हो जाएंगे। कुछ ऐसे प्राणी हैं जो कि बहुत कम बचे हुए, ठीक है, इन डेंजर है बहुत ज्यादा। ठीक है, और उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही है। तो उसके नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि एक रीजन ये हो सकता है कि क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसलिए इवोल्यूशन हो रहा है और इसी वजह से स्पीसीज नहीं एडप्ट कर पा रहे इस क्लाइमेट को और वो कम होते जा रहे हैं। दूसरा ये हो सकता है कि उनकी रिप्रोडक्शन स्पीड बहुत कम है, बिकॉज एक से दूसरा जो स्पीसीज बनता है वो बहुत ही कम है। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, स्पीसीज क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। जैसे डायनासोर के बारे में आप जानते हो कि वो एनवायरमेंट को कैच नहीं कर पाया और इस वजह से वो खत्म हो गए डायनासोर।
और उसी तरह से बंदर से इंसान बनने का इवोल्यूशन प्रोसेस भी आपको पता है। तो उसी तरह से कुछ स्पीसीज है जो कि अब इस इन्वायरमेंट में नहीं रह पा रहे हैं, या फिर कहो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर कहो कि खत्म हो रहे हैं। ऐसे स्पीसीज इंटीग्रेट स्पीसीज में आएंगे, पर हाँ ये अभी खत्म नहीं हुए, ठीक है, ये खत्म होने की कागार पे है, यानी उस लाइन में है, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, इस टाइप के जो है स्पीसीज वो अभी खत्म होने वाले या फिर एंडेंजर्ड स्पीसीज में आएंगे। तो मैंने नीचे जो एग्जांपल दिया है, यानी जो फोटो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, वो इंडियन वाइल्ड एस का फोटो है, जो कि मोस्टली आपको देखने को मिलता है नॉर्थन एरिया में, या फिर बोलो कि आप खच्चर भी इसको बोल सकते हो, ठीक है, खच्चर भी बोल सकते हो। वर्धा में पुलगांव साइड में अगर आप जाओगे तो ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, वुल्नरेबल स्पीसीज। अब वुल्नरेबल स्पीसीज के नाम से ही पता चलता है कि ये स्पीसीज क्या करते होंगे, वुल या फिर वुल से रिलेटेड है, ठीक है। अब देयर इज अ स्पीसीज हुज पॉपुलेशंस हैज डिक्लाइंड टू द लेवल फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू द इंटीग्रेटेड कैटेगरी, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था कि इंटीग्रेटेड कैटेगरी का मतलब क्या है कि वो स्पीसीज जो खत्म होने की कगार पे है। तो वल्नरेबल स्पीसीज वो स्पीसीज है जो इंटीग्रेटेड मतलब एंड होने की कगार में आने वाली स्पीसीज में है, ठीक है। तो अभी एंड होने की कगार पे नहीं है, पर उसमें वो शिफ्ट हो सकती है, उस ग्रुप में वो जा सकती है, उस कैटेगरी में वो जा सकती है कि वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में वो जा सकती है, ठीक है। और ये जो है स्पीसीज, ये मोस्टली वो स्पीसीज है जो कि बहुत कम और बहुत रेयर इलाकों में पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत कम और बहुत रेयर इलाकों में। बिकॉज कुछ स्पीसीज है जो हिली एरिया में, जैसे नीचे मैंने ब्लू शिप का एग्जांपल दिया है, तो ये हिली एरिया में पाए जाने वाले हैं, और इंडिया में हिली एरिया कितनी है, बहुत कम, इसी वजह से ये स्पीसीज भी बहुत कम है, ठीक है। पर जितना है अभी फिलहाल, जितना है उतना नॉर्मल कंडीशन में, पर आगे जाके ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में जा सकते हैं, और इसीलिए ऐसे टाइप के स्पीसीज को हम कहेंगे वुल्नरेबल स्पीसीज। और इसमें आपको एशियाटिक एलिफेंट यानी कि हमारे हाथी भी आ सकते हैं, उसके बाद गंजेटिक डॉल्फिन्स, और ऐसे बहुत सारे स्पीसीज है जो कि अभी अवेलेबल है, बट आगे जाके वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, ऐसे स्पीसीज को कहेंगे हम लोग वुल्नरेबल स्पीसीज। नेक्स्ट, रेयर स्पीसीज। अब जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि ये रेयर स्पीसीज है, रेयर स्पीसीज यानी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड अमाउंट में होना, ठीक है, यानी रेयर यानी बहुत कम देखे जाने वाले या फिर बहुत कम होने वाले, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्पीसीज है जो बहुत कम है और उनको देखने के लिए लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं, बहुत घूमते हैं, पर उनको वो उनके दर्शन नहीं होते, ठीक है। लकी लोगों को ही मानो कि इनके दर्शन होते हैं, या फिर बोलो कि ये बहुत कम है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा रेयर है, और हो सकता है कि ये कभी भी खत्म हो जाए, ठीक है। तो रेयर स्पीसीज पे सबसे ज्यादा खतरा होता है खत्म होने का, ठीक है। तो द स्पीसीज विच आर स्मॉल विथ अ स्मॉल पॉपुलेशन may move into the endangered valuable category if the negative factors ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी रेयर स्पीसीज है, ये रेयर स्पीसीज उन कैटेगरी में मूव हो चुकी है, ठीक है, में मूव इनटू द एंडेंजर एंड वैल्यूएबल कैटेगरी। तो ये जो रेयर स्पीसीज है वो उसमें जा चुके या फिर जा रही है। तो मतलब वो क्या रहा है कि कुछ जो स्पीसीज है जो कम थी पहले से और वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या तो उसका शिकार रीजन हो सकता है, क्लाइमेट चेंज भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, रीजन हो सकता है। उसके अलावा एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो ब्रीड नहीं कर पा रहे। ब्रीड इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोग पेड़ों को काट रहे और उनकी जगहों पे घर बना रहे, जिस वजह से वो अनकंफर्टेबल है और उनकी ब्रीडिंग कम हो गई, यानी वो ज्यादा से ज्यादा बेबी पैदा नहीं कर पा रहे और वो विलुप्त होते जा रहे हैं। इंसानों से डर के वो और छुपते जा रहे और कम होते जा रहे, ठीक है। तो शिकार, उसके बाद पॉपुलेशन, उसके बाद माइनिंग, खेती, ये सब रीजन है
इन रेयर स्पीसीज के होने के पीछे। ठीक है, स्पीसीज रेयर होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया वो हिमालयन ब्राउन बियर का है, जो कि रेयर स्पीसीज में आते हैं, यानी ये है पर बहुत कम दिखाई देते हैं। उसके बाद अगेन यहाँ पे वाइल्ड एशियंटिक बफेलो भी है, डेजर्ट फॉक्स भी है और हॉर्नबिल भी है। तो ऐसे जो स्पेसिस है वो रेयर स्पेसिस में अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है एंडोमिक स्पेसिस। दिस आर स्पेसिस which are only found in some particular, are usually isolated by the nature or the geographical barrier. For example, the species are Andaman trail, निकोबार पेगोन, उसके बाद अंडमान वाइट पिग और मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिख रहा है वो मिथुन है, मिथुन यानी भैंसा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ये जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज बहुत कम जगहों पे है, बहुत आइसोलेटेड है, और इस वजह से ये एंडेमिक स्पीसीज की कैटेगरी में आते हैं। यानी वो स्पीसीज जो कि आइसोलेटेड है, जिस तक किसी की पहुंच नहीं है, या फिर जो सिर्फ उसी एरिया में पाए जाते हैं, वो बाकी एरिया में अभी स्थानांतरण नहीं किए हैं। इस वजह से अब जैसे आप लोगों को पता है, अंडमान निकोबार जो है वो एक द्वीप समूह है और वो पूरी तरह से पानी से घिरा है। तो जो भी एनिमल है वो पानी पार करके नहीं जा सकता। ठीक है, इस वजह से वो सिर्फ उसी जगह पे पाए जाते हैं, अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। जैसे अंडमान के वाइल्ड पिग जो है वो वहीं पाए जाते हैं, निकोबार के टेल वो भी वहीं पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश जैसे कि मैंने बताया था कि वो हिली एरिया है, और वहाँ पे जो बैल होते हैं यानी कि मिथुन होते हैं वो वहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं, और वो बहुत ही क्या कहेंगे उसको, क्लाइमेटिकली मतलब रेजिस्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिसकी वजह से वो इधर से उधर और उधर से उधर नहीं जा सकते। वहाँ के क्लाइमेट्स ही ऐसे, वहाँ की परिस्थिति ऐसी कि वो स्थानांतरण नहीं कर सकते, जगह चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आती है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। दिस स्पीसीज which here not found after the search of known or likely area where they may occur. एक्सटिंक्ट स्पीसीज यानी वो स्पीसीज जो कि विलुप्त हो चुके हैं, जो अब नहीं पाए जाते उस एरिया में जहां वो पहले पाए जाते थे। ठीक है, ऑल दो स्पीसीज विच आर नॉट अवेलेबल ऑन द अर्थ ऑन द एरिया वेयर दे फाउंड सम ईयर्स बिफोर। तो जो भी स्पीसीज है जो कि है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, पर अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, अब नहीं पाई जाती, पहले पाई जाती थी। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसमें से एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नीचे फोटो में आप देख रहे हो, पिंक हेड डग। ठीक है, तो इस तरह के जो स्पीसीज है वो अब पाए नहीं जाते, ये स्पीसीज विलुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। ठीक है, तो आपने अभी कितने टाइप के स्पीसीज देखे हैं? आपने स्पीसीज देखे हैं, सबसे पहले वो जो नॉर्मल स्पीसीज थे, दूसरे वो जो कि एंडेंजर थे, मतलब डेंजर में आने वाले थे, तीसरे वो जो कि क्या थे, एंडेंजर में आने वाले की लाइन में थे, चौथे वो जो कि क्या थे बताओ, वो मतलब एंडेंजर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आए थे कि ऐसे एनिमल, फिर पांचवा था हमारा वो एनिमल जो कि सिर्फ कुछ ही जगहों पे मिलते हैं, जैसे कि मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश का मिथुन यानी कि भैंसा या फिर बैल बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, और उसके बाद अंडमान निकोबार के जो पिग है और जो पिगॉन है वो सब। उसके बाद लास्ट में आया एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब जो कि विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो पिंक हेड डग उसका एग्जाम्पल था। अब आते हैं हम लोग, what are the negative factor that cause the fearful depletion of the flora and fauna। फ्लोरा और फ्यूना यानी कि पेड़ पौधे और जानवरों के डिप्लीशन के पीछे कौन से नेगेटिव फैक्टर्स है। ठीक है, अब सीधी चीज है, हमको पता है कि पेड़ पौधे कम क्यों हो रहे, तो उसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, मतलब ये मन से भी आप लिख सकते हो कि हाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोग क्या कर रहे हैं फूड के लिए, उसके बाद लकड़ी के लिए, उसके बाद औषधि के लिए वनों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जिस वजह से डेजर्ट कम होते आ रहे हैं, सॉरी डेजर्ट नहीं, फॉरेस्ट कम होते आ रहे हैं, और फिर वन्य प्राणी को रहने के लिए जगह नहीं है तो वो मर रहे हैं। दूसरा शिकार हो सकता है, तीसरा माइनिंग हो सकती है, चौथा
ओवरलोडिंग हो सकती है, मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ओवर टेम्परेचर भी हो सकता है रीज़न। उसके बाद क्लाइमेटिकल चेंज हो सकते हैं, उसके बाद दूषित वातावरण हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे रीज़न आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब जो किताब में दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो रीज़न क्या है, नेगेटिव फैक्टर्स क्या है। पहला, द रीज़न ऑब्टेनिंग द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रीज़न क्या है कि इंसान क्या कर रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ को कट कर रहे हैं वुड के लिए, उसके बाद लीव्स के लिए, रबर के लिए, मेडिसिन के लिए, और इन चीज़ों के कट होने की वजह से वाइल्ड लाइफ क्या है, अफेक्टेड है, और फ्लोरा फूना डिप्लीकेशन हो रहा है। फ्लोरा फूना यानी पेड़ और पौधे और जानवरों का डिप्लीकेशन हो रहा है। दूसरा, द ग्रेटेस्ट डैमेज ड्यू टू द एक्सपांशन ऑफ द रेलवे, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटी। दूसरा रीजन क्या है कि एक तो यहाँ पे फ्लोरा फ्यूना क्यों कम हो रहे थे, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, दूसरी चीजें कर रहे हैं। दूसरा रीजन आता है कि यहाँ पे रेलवेज, उसके बाद लोग खेती के लिए कर रहे हैं, कुछ रोड बनाने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग रेलवे बनाने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग कमर्शियल और साइंटिफिक फैक्ट्री के लिए कर रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट्री के लिए कर रहे हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं कि अपने हिसाब से पेड़ लगाने, जिस पेड़ की ज्यादा मतलब ज़्यादा डिमांड है, जिसके ज़्यादा पैसे है, जैसे रबर से रबर मिलता है, लकड़ी के लिए जो चाहिए होता है, तो उन पौधों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और बाकी पौधों को वो ख़त्म कर दे रहे हैं, बाकी पेड़ों को काट दिया जाता है। ठीक है, जिससे पैसे मिल सकते हैं वो पेड़, पैसे को छोड़ करके बाकी पेड़ों को काट दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के बिहेवियर की वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट को मतलब नुकसान होता है। ठीक है, और उसका फ्लोरा और फ्यूना यानी कि फॉरेस्ट में पाए जाने वाले पेड़ और एनिमल, इनका क्या हो रहा है, विलुप्तीकरण हो रहा है, वो लोग डिप्लेशन मतलब खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट आता है कि हो क्या रहा है, लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, यानी खेती कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट स्लैश एंड बर्न टाइप की टेंडेंसी वो रखते हैं। तो लोगों के पास इतने उपकरण नहीं है कि वो सारे पेड़ों को काट करके फिर से अपनी खेती शुरू करें। तो क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर का जिसमें अनाज लगता है वो काट लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं, बाकी जो जड़ होती है उसको नहीं निकालते, डायरेक्ट उसमें आग लगा देते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि गेहूं या फिर बाकी जो फसलें होती है उसको काट लेते हैं लोग और उसके बाद उसमें आग लगा देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, पूरे जड़ तक वो जल जाती है और फिर इनको मतलब जुताई करने के लिए यानी कि आपको बाकी चीजें करने के लिए आपका खेत फ्री मिल जाता है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि उसको कल्टीवेशन के लिए, जोतने के लिए पहले क्या किया जाता है, जो पहले फसल थी उसको निकाल करके जो बची हुई फसल है, उसकी पैडीज है, उसके रूट्स है, उसको जला देते हैं। और इससे वजह से क्या होता है, इससे वजह से भी आग फैल जाती है। उसके बाद वो आग या फिर वो धुआं क्या होता है, प्राणियों के लिए और बाकी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और इस वजह से भी बहुत क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, किसका, फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का। नेक्स्ट, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, उसके बाद अप्रोचिंग, ओवर एक्सप्लोजन, उसके बाद एनवायरमेंटल पोल्यूशन, उसके बाद पॉइजनिंग एंड द फॉरेस्ट फायर। ठीक है, तो इतने सारे रीजन हो सकते हैं कि हैबिटेट डिस्ट्रप्शन यानी कि डिस्ट्रप्शन क्या हो रहा है, वहाँ पे हैबिट चेंज हो रहे हैं, हैबिट यानी रहने की जगह चेंज हो रही है, लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, वहाँ पे हंटिंग कर रहे हैं, उसके बाद ओवर एक्सप्लोशन कर रहे हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि कुछ जो प्राणी है जो सेंसिटिव है वो पूरी तरह से वहाँ पे रह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और वाइल्ड फायर तो एक बड़ा रीजन है ही जिस वजह से फ्लोरा और फ्यूना यानी कि पेड़ों और जानवरों का नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ और मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है यानी कि पेड़ मतलब जो जानवर है, पेड़ है, पौधे हैं जो कि पाए जाते हैं जंगलों में, उसका डिस्ट्रक्शन ये एक सिर्फ बायोलॉजिकल इशू नहीं है, यानी सिर्फ बायोलॉजी ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नेचर ही उसके लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि ये हम लोगों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक चीज है। ठीक है, बिकॉज क्यों प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम कैसे खाएंगे, हम लोगों को बाकी जो चीजें मिल रही है, क्योंकि हम पूरी तरह से डेवलप नहीं है कि हम अकेले रह सके, हम लोगों को डिपेंड करना पड़ता है फॉरेस्ट और फॉरेस्ट से मिली हुई चीज़ों पे। जैसे कि आपको ड्रिंक करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है, उसके बाद फूड चाहिए होता है, वाइल्ड लाइफ से मिलने वाले फूड। आप बोलोगे वाइल्ड लाइफ से कौन से फूड मिलते हैं, तो मशरूम
अच्छे खासे वाइल्ड में मिलते हैं, वो जगह मतलब नहीं उगा सकते, खेती नहीं कर सकते उसके अच्छे से, आपको वाइल्ड वाले मशरूम की डिमांड ज़्यादा रहती है। पेड़ पौधे जो वाइल्ड में मिलते हैं यानी कि हमारे जंगल में मिलते हैं वो ज़्यादा डिमांड में होते हैं एज कम्पेयर टू अदर, उसकी मजबूती ज़्यादा होती है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। मेडिसिन। उसके बाद आप अगर पेड़ पौधों को काटोगे, जंगलों को काटोगे, तो आपका कल्चर भी डिस्टर्ब हो रहा है और स्पिरिचुअली भी आप डिस्टर्ब हो रहे हो, क्योंकि लोगों की मान्यता होती है कि जंगल भगवान होते हैं, पेड़ भगवान होते हैं, जंगल में भगवान बसते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है कि आप स्पिरिचुअली और कल्चरली भी क्या हो रहे हो, प्रॉब्लम में जा रहे हो, यानी डिस्ट्रक्शन हो रहा है आपका। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए इंडिया में बहुत सारी चीजें की गई। द कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ द rapidly in the wildlife population and the forest has essential, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि अगर आप वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर रहे हो, ठीक है, कंजर्वेशन कर रहे हो, उसके बाद आप अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हो, तो ये करना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप वाइल्ड को कंजर्व करोगे तो आपको बाकी बेनिफिट होंगे, ठीक है। जैसे कि आप क्या कर सकते हो कि अगर आप फिशरीज टाइप की चीज़ें हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए इंसान डिपेंड है नेचर के ऊपर, ठीक है। तो पेड़ पौधों से निकलने वाली चीज़ों पे, यानी कि मान लो कि एक रबर का एग्जांपल लेते हैं, तो उस पर बहुत सारी जीविका चल रही है, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, ठीक है। तार का पेड़ है तो उसपे से तार ही निकाल के कमा रहे हैं, अफीम के पेड़ है तो अफीम के पेड़ से खेती करके कमा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उस वजह से आप डिपेंड हो, अगर आपका वाइल्ड ही खत्म हो गया तो आप वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। यहाँ पे एग्जांपल फिशरीज का दिया गया है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फिशरीज करोगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मच्छी निकालोगे, किस में से, समुंदर में से, या फिर कहो कि मीठे पानी में से, तो क्या होगा कि मछलियाँ जल्दी जल्दी ग्रो नहीं हो पाएगी और वो खत्म हो जाएगी। तो मान लो कि अगर मछलियाँ खत्म होगी तब क्या करेंगे, तो लोगों को भूखे रहना पड़ेगा, आपको अनाज नहीं मिल पाएगा, आप उसको बेच नहीं पाओगे और आपका घर नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए कि जिस तरह से कम आप यूज करो, कम से कम उसके मतलब यूटिलाइज करो, और दूसरा कि उसको कंजर्व करते चलो। कंजर्वेशन का मतलब भी वही होता है कि कम से कम यूज करना, यानी जो अवेलेबल है उसको उतने हद तक ही यूज करो जितनी हमको जरूरत है, ठीक है। उसके बाद 1960 से 1917 तक इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम्स वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए किए गए, ठीक है। जैसे कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जंगल एरिया थे उनको सील कर दिया गया और उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया एज अ वाइल्ड हैबिटेट। 1992 विथ वेरियस प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्टिंग द हैबिट्स, ठीक है। सेंचुरीज बनाए गए देश में, जितने भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट थे उन्होंने क्या किया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने शुरू कर दिए। उसका देख देखाव और रखाव के लिए वहाँ के लोगों को अपॉइंट किया गया, गवर्नमेंट ऑफिसर बनाए गए, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे अपने यहाँ भी बोरधरन है, तो वो भी क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है, तो वहाँ पे जानवर है। बोरधरन में हमारे यहाँ शेर प्रिजर्व है, वर्धा की बात कर रहा हूँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शेरों के ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहनत करी है, ठीक है। तो शेरों के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत की है, प्रोजेक्ट्स बनाए, क्योंकि शेर बहुत ज्यादा डिमांडिंग एनिमल है, उसको देखने के लिए लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं, और इस वजह से शेरों को प्रोटेक्ट करना जरूरी था। तो शेरों के लिए टाइगर रिजर्व बनाए गए और वो बहुत जगह पे, वर्धा में भी है, वर्धा में टाइगर रिजर्व, बोरधरन में, ठीक है। तो बोर टाइगर रिजर्व नाम से वर्धा में भी ये चीज पाई जाती है। अब